हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एनिडेशन एंड एलिलोपैथी, जो कि हमारे एग्रीकल्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज इसको अच्छी तरह से पूरा डिस्क्राइब करेंगे, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे, और जो भी आज तक के आपके डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड थे वो आज इस वीडियो में देखने के बाद में आपको सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर एनिडेशन की। तो जो एनिडेशन होता है उसकी जो डेफिनेशन है वो है द कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस बिटवीन इंटरक्रॉप इन इंटरक्रॉपिंग सिस्टम इज नोन एज एनिडेशन। इसमें क्या करते हैं, जो कि हम जो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स ग्रोन करते हैं इंटरक्रॉपिंग में, तो उनके बीच में जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको ही हम एनिडेशन कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो एनिडेशन के टाइप हैं, ये जो होता है, सच इंटरेक्शंस आर essentially the response of the crops species to the environment modified by the presence of another species. One component species helps the other. Anidation occurs both in space and time. अब ये क्या करते हैं कि स्पेस एंड टाइम दोनों ही प्रकार का एनिडेशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिडेशन की। तो एनिडेशन का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यहाँ पर स्पेशियल एनिडेशन। इसको हम एनिडेशन इन स्पेस भी बोलते हैं। अब इस स्पेस से आप सीधा समझ गए होंगे कि जो स्पेस है इसमें हम बात करते हैं इनकी डीप रूटेड क्रॉप्स की और सैलो रूटेड क्रॉप्स की, ठीक है। तो जब हम क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं तो कुछ क्रॉप्स क्या होती हैं कि उनके न्यूट्रिएंट जो उपलब्धता होती है, वो कोई जो क्रॉप्स होती है जो हमारी डीप रूटेड होती हैं वो नीचे से न्यूट्रिएंट को अपटेक करती हैं और जो ग्रोथ करती हैं, ठीक है। और कुछ जो हमारी शैडो या जो सोलो क्रॉप्स होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो कम गहराई तक जाती हैं और वो क्या करती हैं कि ऊपर का जो सॉइल लेयर रहती है उससे न्यूट्रिएंट को अपटेक करती हैं और अपनी ग्रोथ करती हैं। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री इनका इंटरेक्शंस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है तुम्हारा स्पेस के हिसाब से और एक रहता है टाइम के हिसाब से। अब स्पेस के हिसाब से आपको यहाँ पर एग्जांपल देखने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि डीप रूटेड स्पीसीज प्लस शैलो रूटेड स्पीसीज आर ग्रोन, इस तरह की आपको क्रॉप्स जो है वो ग्रोन करनी है, जिससे कि जो हमारा एनिडेशन का जो स्पेस का जो लंगड़ है ना वो पूरा सुलझ जाता है, ठीक है। इससे क्या रहता है कि इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है और जो क्रॉप्स होती हैं जिसे हम इंटरक्रॉप में ग्रोन करेंगे वो एक अच्छी तरह से ग्रोथ करती हैं और अच्छी ही पैदावार उनसे हमें देखने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर टेम्पोरल एनिडेशंस या एनिडेशन इन टाइम के बारे में। तो जो टाइम के बारे में जो एनिडेशन का जो बंटवारा किया गया है वो भी न्यूट्रिएंट अपटेक के हिसाब से किया गया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इंटरक्रॉप के अंतर्गत जो कि हमारा जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी या फिर जो न्यूट्रिएंट अपटेक टाइम रहता है उनका वो डिफरेंस रहता है। तो इसमें हम कैसी क्रॉप्स को ग्रो करेंगे इंटरक्रॉप में, जिससे कि हमारा जो न्यूट्रिएंट की मांग है दोनों क्रॉप्स की वो अलग अलग टाइम पे होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेज के साथ में उड़द और मूंग की सोइंग कर देते हैं, जिससे कि जो हमारी मेज होती है उसे न्यूट्रिएंट की जो डिमांड होती है पहली बार वो होती है बुवाई के 50 से 60 दिन बाद, और जो हमारी मूंग या उड़द होती है तो वो 30 से 35 दिन बाद उसके लिए न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो हमारी मेज होती है तो वो क्या करती है कि जो मूंग होती है, मूंग को पहले वो चाहिए तो वो क्या करती है कि उससे एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन फास भूमि के अंदर जो है फिक्स कर देती है। उसके बाद में जब हमारी मेज को आवश्यकता होती है तो वो उससे ले लेती है। तो इसका ये जो दो हिसाब से हमारी एनिडेशन को बांटा गया, और विशेष एनिडेशन के अंतर्गत कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम के हिसाब से और स्पेस के हिसाब से दोनों हैं जो मैटर है वो बांटा गया है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिएंट डिमांड के ऊपर, ठीक है। तो जब जो टाइम वाला है उसमें जो न्यूट्रिएंट डिमांड है वो रहती है यहाँ पर टाइम के हिसाब से हम मेज को जो न्यूट्रिएंट डिमांड है वो रहती है 50 to 60 डेज़, और जो मूंग की है वो 30 से 35 दिन। और जो स्पेस के हिसाब से रहता है उसमें डीप रूटेड एंड सैलो रूटेड क्रॉप्स हम जो है ग्रोन करते हैं इंटरक्रॉप के अंतर्गत। तो इससे हमारी जो एनिडेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, तो वो है हमारा एलिलोपैथी। अब जो एलिलोपैथी होती है, एलिलोपैथी में क्या होता है यहाँ पर कि जो द इंटरेक्शंस बिटवीन द क्रॉप्स में अकर्स थ्रू अदर मीन्स, फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। द कॉम्पिटिटिव इंटरेक्शंस बिटवीन द क्रॉप्स स्पीसीज इन इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस और टॉक्सिन्स इज कॉल्ड एलिलोपैथी।
अब जो हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनको चाहे हम बात कर रहे हैं बोले इंटरक्रॉपिंग में, चाहे बात कर लें सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, इंटरक्रॉपिंग में हम मेन क्रॉप के साथ में एक और क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस रो पैटर्न पे हम उसे ग्रो करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। और जो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग होती है जिसमें कि हमने एक क्रॉप्स को ग्रो किया, उसको हार्वेस्ट किया और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्रॉप है उसको हमने सोइंग कर दी, तो वो हो जाता है हमारा सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो इसमें जो टॉक्सिक पदार्थ जो रहता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो रहते हैं, वो जो प्लांट्स की रूट से निकलते हैं और वो क्रॉप को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलेलोपैथी। अब एलेलोपैथी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक रहता है आपका ट्रू एलेलोपैथी और एक रहती है फंक्शनल एलेलोपैथी। अगर अब हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रू एलेलोपैथी की, तो ट्रू एलेलोपैथी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर देखिए आपको तो ट्रू एलेलोपैथी क्या होती है कि इसमें जो द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन द क्रॉप्स थ्रू द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सच एज फ्रॉम द प्लांट्स। इसमें क्या रहता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो डायरेक्टली हमारी क्रॉप को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बोलते हैं ट्रू एलेलोपैथी। और एक होती है यहाँ पर फंक्शनल एलेलोपैथी। फंक्शनल एलेलोपैथी वो एलेलोपैथी होती है जिसमें कि जो हमारा जो रिलीज होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, वो क्या करता है कि एक्टिव सब्सटेंसेस वो होता है वो सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा उसके लिए क्या करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो तब प्लांट्स को इफ़ेक्ट करता है, तो उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर फंक्शनल एलेलोपैथी। अब फंक्शनल एलेलोपैथी इज ऑब्जर्व इनटू टू वेज, एक होता है एलेलो इनहिबिशंस और एक होता है ऑटो इनहिबिशंस, ठीक है। तो इस पर हम कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये जो इसके अंदर जो पॉइंट्स हैं ना, वो थोड़े जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वही मैं आपको वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है जिससे कि मुझे अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो। अब अगला जो पॉइंट आता है हमारा वो आता है यहाँ पर एलिलोकेमिकल। अब एलिलोकेमिकल से तो आप समझ ही गए होंगे कि जो केमिकल्स एलिलोपैथी को प्रमोट करते हैं या जिनके थ्रू एलिलोपैथी होती है, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस हैं वो एलिलोकेमिकल कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक होती है हमारी, अब यहाँ पर बात करेंगे हम, एक होती है हमारी नेगेटिव एलिलोपैथी, ठीक है। तो नेगेटिव एलिलोपैथी क्या होती है, द रिलीज ऑफ हार्मोन्स लाइक सब्सटेंसेस वाई वन क्रॉप स्पीसीज में स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द अदर क्रॉप स्पीसीज। अगर किसी एक क्रॉप से कुछ सब्सटेंस निकला रूट के थ्रू, उसने क्या किया कि जो इनविट्स मतलब दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को रोक दिया, तो उसके लिए जो हम बोलते हैं उसे बोलते हैं हम नेगेटिव एलिलोपैथी। अब बात करते हैं यहाँ पर एलिलोपैथी से कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट यहाँ पर लेग्यूम इफ़ेक्ट्स। तो द बेनिफिट्स इफ़ेक्ट ऑफ लेग्यूम्स इन एनी क्रॉप रोटेशंस एंड इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम्स इज टर्म्ड एज लेग्यूम इफ़ेक्ट। इसमें क्या रहते हैं कि जो लेग्यूम्स हमारी फसल होती है उससे कुछ बेनिफिट्स इफ़ेक्ट हमारे लिए मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं लेग्यूम इफ़ेक्ट्स। अब जो बेनिफिट्स इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो वहाँ पर मैं सबसे पहला जो इफ़ेक्ट आपको बताने वाला हूँ वो है लेग्यूम्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स इन रूट नोड्यूल्स एंड दस इम्प्रूव द नाइट्रोजन स्टेटस ऑफ द सॉइल। ये क्या करती हैं कि जो हमारी लेग्यूम्स क्रॉप्स होती हैं इनके जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इनके थ्रू ये क्या करती हैं कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती हैं और वो बाद में प्लांट्स के लिए प्रोवाइड कराती हैं। इट दूसरा पॉइंट इसका है, इट सेव अप टू 25% ऑफ रिकमेंडेड लेवल ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन टू द एसोसिएटेड सीरियल्स क्रॉप व्हेन ग्रोन एज इंटर क्रॉप। अगर हम इंटर क्रॉप में सीरियल्स क्रॉप को ग्रो करते हैं तो जो सीरियल्स क्रॉप की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स होती है उसको ये क्या करता है कि 25% वहाँ पर डिक्रीज़ कर देता है। अगर मान लीजिए किसी क्रॉप को 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की ज़रूरत है तो उसके लिए हम 25% जो है माइनस कर देंगे, तो वो 75 किलोग्राम से नाइट्रोजन हम वहाँ पर उस फसल को देंगे, क्योंकि बाकी जो नाइट्रोजन है वो हमें लेग्यूम से वहाँ पर मिल जाएगी उस फील्ड्स में।
उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पर है द क्रॉप रेजिड्यू एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स रिलीज नाइट्रोजन ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ द यूज ऑफ द सक्सीडिंग क्रॉप्स। जब हम सक्सीडिंग क्रॉप्स को लेते हैं, अगली क्रॉप्स को हम लेंगे, तो उसमें क्या करता है कि जो इसका क्रॉप रेजिड्यू बचा रहता है लेग्यूम्स क्रॉप्स का, और जो नोड्यूल्स बचे रहते हैं, वो सिलो नाइट्रोजन वहाँ पर भी रिलीज़ करते हैं प्लांट्स के लिए, खेत के लिए। तो वो भी यहाँ पर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, अब मैं सभी पॉइंट्स आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। तो अब बात करते हैं अगले इफेक्ट्स की तरफ। तो ये यहाँ पर रहता है हमारा सोरगम इफेक्ट्स। अब जो सोरगम इफेक्ट्स है, इसमें क्या रहता है कि कुछ हमारे जो सीरियल्स होते हैं, उनका जो क्रॉप रेजिड्यू ऑफ सच सीरियल्स हैविंग वाइड सीएल रेशियो, उनका जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो रहता है वो बहुत ज़्यादा वाइड रहता है, जिससे कि क्या होता है कि वो बहुत लंबे समय में डिकम्पोज होते हैं। और जब वो लंबे समय में डिकम्पोज होंगे तो जो बैक्टीरिया हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। क्रॉप रेजिड्यू ऑफ सच सीरियल्स हैविंग वाइड सीएल रेशियो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। वो क्या करते हैं कि एक बहुत लंबा समय लेती हैं सड़ने में। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन पार्ट ऑफ द सॉइल नाइट्रोजन इज टेम्परेरली इमोबलाइज्ड अफेक्टिंग द सक्सीडिंग क्रॉप्स। क्योंकि जो नाइट्रोजन, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्रॉप से, वो जो फील्ड होता है उससे नाइट्रोजन को ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जब हम अगली क्रॉप को ग्रोन करते हैं तो उसके लिए जो फील्ड की जो नाइट्रोजन है वो इमोबलाइज्ड फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो सक्सीडिंग क्रॉप्स होती है वो हमारी इफ़ेक्ट हो जाती है। सच इफेक्ट्स इज मोर प्रोनाउंस्ड इन सोरगम इन लो फर्टाइल सॉइल्स कॉजिंग द temporary deficiency of nitrogens in the soils for the succeeding crops. To reduce sorghum effect, to 25% more nitrogen is applied at the time of first fertilizer dose of the succeeding crops. अब जिस क्रॉप में आपने पहले किसी फील्ड में अगर आपने सोरगम लिया, ठीक है, तो सोरगम को लेने के बाद आप अगर उसमें कोई अगली क्रॉप्स कर रहे हैं, अगली क्रॉप्स जो आप ग्रोन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होगा कि अगर उस क्रॉप की नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, तो आप उसमें क्या करिए कि 25% नाइट्रोजन जो है वो और ऐड कर दीजिए, जिससे कि जिस क्रॉप में आपने पहले, जिस फील्ड में आपने पहले सोरगम को लिया था, उसमें अगर आप नेक्स्ट क्रॉप ग्रोन करेंगे तो उसको कोई भी प्रकार की नाइट्रोजन अवेलेबिलिटी से लेकर के प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। अगला जो इफेक्ट्स है वो उसकी हम बात करते हैं, तो वो हमारा कॉटन इफेक्ट्स। कॉटन feeds in the deeper layer of the soils and remove comparatively smaller quantities of nutrients. The succeeding crop having the shallow root system is able to tap on the unused pool of nutrients in the surface layer of the soil. This effects may be termed as cotton effects. तो इसमें क्या रहता है कि जब हम कॉटन को किसी फील्ड में ग्रो करते हैं तो वो डीपर जो लेयर होती है उससे न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। उसके बाद में जब हम नेक्स्ट क्रॉप्स जो हमें ग्रोन करनी चाहिए वो हमें सैलो रूट की क्रॉप्स ग्रोन करनी चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरह से ऊपरी लेयर से वहाँ पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ले पाए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि मेरी और आने वाली वीडियोस जो कि अच्छे अच्छे टॉपिक पर होने वाली हैं, और एक एक टॉपिक आपको, और कोई चीज़ अगर आपको मेरी वीडियो में समझ में नहीं आती है या आपको लगता है कि मुझे कोई और चीज़ इम्प्रूव करना चाहिए, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मैं और अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रियलिटी की, तो अभी फ़िलहाल चल रहा है लॉकडाउन, और लॉकडाउन पीरियड्स में इतने जो आवश्यक नीड्स हैं एक वीडियो बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं फ़िलहाल यहाँ पर अफोर्ड अभी नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो में अभी आपको फ़िलहाल में तकलीफ़ हो रही होगी देखने में, समझने में। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी वीडियो आपको मिले, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे ही हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, हम करेंगे लाइव स्ट्रीम, और लाइव स्ट्रीम में फिर लाइव क्लासेस चलेंगी।
उस क्लास में आपके लाइव कमेंट्स भी रीड किए जाएंगे और आपकी जो ऑन द स्पॉट क्वेरीज होंगी उनको भी वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।